अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है, इसमें हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे जो वेब से रिलेटेड है। आमतौर पर बच्चों को ये टर्मिनोलॉजीज़ जो है इनको समझने में काफ़ी मुश्किल होती है, लेकिन हम इनको कोशिश करेंगे इंतहाई आसान लफ्ज़ों में और आसान तरीके से समझें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एक फ़ासला है जो कोई पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा फ़ासला, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एक पॉइंट तय करता है किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी पर। कहाँ से? उसकी रेस्ट या मीन पोजीशन। रेस्ट मतलब जहाँ पे वो रुका हुआ है, या मीन पोजीशन उसको कहते हैं जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन के। मिसाल के तौर पर ये एक धागा है जिसके साथ आपने कोई बॉल या कोई पत्थर बांधा हुआ है। अभी ये रेस्ट की हालत में रुका हुआ है, ये मूव नहीं कर रहा, लेकिन जब आप इसको यहाँ ला के छोड़ेंगे तो ये टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा। तो जहाँ तक ये जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा वो इसका मैक्सिमम डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगी। और उस डिस्टेंस को हम यहाँ से मेजर नहीं करेंगे, जिस जगह पर ये रुका हुआ था इस जगह से और जहाँ तक ये जा रहा है मैक्सिमम, तो ये कहलाती है आपके पास मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से लेकर जो उसकी मैक्सिमम रेंज है जहाँ तक वो जा रहा है वहाँ तक का फासला आपके पास क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। ये आपको आसानी के लिए बताया। अब हम अगर वेव्स की बात करें, क्योंकि हम वेव्स को पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये एक वेव है, तो यहाँ पर आपके पास एम्पलीट्यूड कैसे आप पहचानेंगे? तो उसके लिए आपको एग्जांपल लेनी पड़ेगी एक रोप की। एक रस्सी है जो कि रेस्ट में थी और ये आपने उस पर एक पॉइंट जो है वो मार्क कर दिया। जब आपने इसको मूव किया तो ये वेव बनाएगी और ये पॉइंट अपनी जगह से या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। जब इस पर वेव जनरेट होगी या तो ये यहाँ जा सकता है या ये आगे इस तरफ भी जा सकता है। तो यहाँ भी अगर थोड़ा आगे हो तो यहाँ पे मार्क ये हो सकता है, ये हो सकता है। कोई भी एक पॉइंट जो आपने वेव या रॉप के ऊपर मार्क किया हुआ था और जब आपने उसमें वेव जनरेट की तो वो पॉइंट जो उसकी मीन पोजीशन थी वहाँ से कितना मूव किया। अगर फर्स्ट पॉइंट यहाँ होता तो यहाँ से यहाँ तक फासला आप नापते, ये होता तो ये बन जाता। अगर ये पॉइंट लेते तो ये वाला डिस्टेंस। तो कोई भी एक पॉइंट जो रेस्ट से लेकर अपनी मैक्सिमम हाइट तक उसका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास उसका वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है। आई होप इट इज़ क्लियर। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ क्रेस्ट। क्रेस्ट हमारे पास क्या है? क्रेस्ट भी क्या है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, क्रेस्ट भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन कौन सी? अपर, जो ऊपर की तरफ होगी। एम्पलीट्यूड में आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये अपर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, लोअर भी हो सकती है। लेकिन जब हम क्रेस्ट और ट्रफ की बात करते हैं तो ये इसमें आपके पास रिस्ट्रिक्शन है। क्रेस्ट जो है वो अपर डिस्प्लेसमेंट होगी, मैक्सिमम अपर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव। किसी भी पॉइंट वेव पर कोई पॉइंट जो ऊंचाई पर जा रहा है, हाइट की तरफ जा रहा है। मिसाल के तौर पर इस वेव को ले लें, इस पर आप एक पॉइंट बना दें। इस पॉइंट वेव का सबसे हाईएस्ट पॉइंट ये है, ये है और ये है। तो किसी भी वेव का हाईएस्ट पॉइंट जो है आपके पास वो आपके पास क्रेस्ट कहलाता है, हाईएस्ट पॉइंट। दूसरा, अगर हम इसको दूसरी डेफिनेशन करें तो पॉजिटिव अपर पार्ट। अब यहाँ पर पॉजिटिव का लफ्ज़ क्यों आया? जब हम ग्राफ बनाते हैं या एक्सिस बनाते हैं तो हमारे पास ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। तो ये क्या है आपके पास? माइनस वाई एक्सिस और ये माइनस एक्स एक्सिस। अब अगर इस वेव को आप यहाँ पर रखेंगे तो आप देखेंगे पॉजिटिव में भी होगी और नेगेटिव में भी होगी। तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो नेगेटिव पार्ट कहलाएगा, ऊपर वाला जो हिस्सा है वो पॉजिटिव पार्ट कहलाएगा।
तो किसी भी वेव का जो पॉजिटिव पार्ट है उसका जो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम पॉइंट है वो आपके पास क्या कहलाता है, क्रेस्ट कहलाता है। द नेक्स्ट इज ट्रफ। इसी में देखते हैं ट्रफ क्या है। अब आपके पास एक हाईएस्ट पॉइंट था जो अपर साइड था पॉजिटिव, तो इसका अगर आप अपोजिट सोचें तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, अपोजिट जो है वो नेगेटिव होगा और नीचे की साइड होगा। तो ये जो किसी भी वेव का लोअर पार्ट है डाउनवर्ड, ये आपके पास क्रेस्ट कहलाता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन में है मैक्सिमम लोअर डिस्प्लेसमेंट, जो नीचे की तरफ आपके पास जाएगी, या नेगेटिव लोअर पार्ट। नेगेटिव पार्ट कौन सा, नीचे की तरफ। तो किसी भी वेव का ऊपर पार्ट जो है वो आपके पास क्रेस्ट कहलाता है और जो लोअर पार्ट है वो आपके पास ट्रफ कहलाता है। ये आपका ट्रफ हो गया। तो द नेक्स्ट इज़ कंप्रेशन। अब कंप्रेशन क्या है, आपको याद होगा आपने दो तरह की वेव्स पढ़ी थी, कौन कौन सी, और ट्रांसवर्स। लास्ट लेक्चर में हमने दो तरह की वेव्स पढ़ी थी, लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स। किस हिसाब से, इनके मोशन के हिसाब से। तो एक वेव तो आपने भी देख ली, ये ट्रांसवर्स वेव्स। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स का तो इसमें कहीं जिक्र ही नहीं आया। तो क्रेस्ट का ताल्लुक भी ट्रांसफर से था, एम्पलीट्यूड का ताल्लुक भी ट्रांसफर से था, ट्रफ का ताल्लुक भी ट्रांसफर से था। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को आप कैसे समझेंगे, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स आपने देखा था किसी स्प्रिंग के अंदर इस तरीके से बनती हैं। और अगर पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स जो है वो मिसाल के तौर पर ये काफ़ी सारे पार्टिकल्स हैं आपके पास। एयर है, एयर के पार्टिकल्स है, या कोई और गैस है, कोई एक मीडियम है, ये आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। अब जब आप इस स्प्रिंग को प्रेस करेंगे ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएगा, और अगर आप इसको खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर चले जाएंगे। इसी तरह ये पार्टिकल्स हैं, मिसाल के तौर आपने इनको बैलून में बंद किया हुआ है। जब आप बैलून को कंप्रेस करेंगे तो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे इस तरीके से। और अगर आप उसको फ्री मोशन में छोड़ेंगे या खोल देंगे, पार्टिकल्स को फ्री मूव करने देंगे, तो वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर चले जाएंगे, क्योंकि गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री मोशन करते हैं, उनको जितनी जगह मिलती है वो वहाँ पर फैल जाते हैं। अब भी इसमें आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है, अगर आप गौर करें तो ये एक नॉर्मल स्प्रिंग की पोजीशन है। जब आपने उसको कंप्रेस किया तो उसके जो कॉइल्स थी वो आपस में एक दूसरे से करीब हो गए, जब आपने उसको खींचा तो वो कॉइल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर चली गई। या इसी तरह ये पार्टिकल्स हैं, ये इनकी एवरेज है, जब आपने इसको कंप्रेस किया तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब हो गए, जो है आपने इनको रिलीज़ किया तो ये एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर चले गए। तो कंप्रेशन जो है वो रीजन है आपके पास किसी भी कोइल का या पार्टिकल्स का जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, यानी कंप्रेस, आपने उसको दबा दिया, प्रेस कर दिया। तो ये इसका एक नॉर्मल पोजीशन थी, प्रेस होने के बाद इसकी जो कोइल्स थी वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा करीब हो गई। इसी तरह आपके पास है रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन वो रीजन है जहाँ पर टर्न्स ऑफ कोइल्स या पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से फर्दर अपार्ट, बहुत ज़्यादा फासले पर चले जाते हैं। जैसे ये एवरेज था, आपने इसको स्ट्रेच किया, खींचा, तो कॉइल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो गई। इसी तरह आपने इन पार्टिकल्स को जब प्रेस करने के बाद रिलीज़ किया तो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर चले गए। तो दो तरह की वेव्स थी, दोनों को समझने के लिए आपको दो अलग अलग डेफिनेशंस को समझना पड़ा। तो सबसे पहले हमने देखा एम्पलीट्यूड किसी भी वेव का पॉइंट, आप कोई भी एक पॉइंट ले लें और उस पॉइंट का मैक्सिमम डिस्टेंस है। दूसरा आपने पढ़ा क्रेस्ट किसी भी वेव का अपर पार्ट है। ये वेव है तो इसके जो अपर पार्ट है ये आपके पास है क्रेस्ट।
तीसरा हमने देखा ट्रफ। ट्रफ किसी भी वेव के लोअर पार्ट्स, ये आपके पास ट्रफ कहलाते हैं। चौथा आपने देखा कंप्रेशन, जब आप किसी भी कोइल को लॉन्गिट्यूडिनल वेव को प्रेस कर देते हैं या पार्टिकल्स को प्रेस कर देते हैं तो ये आपके पास कंप्रेशन कहलाता है। और ये प्रेस से बना है, कंप्रेस दबाना। और फिर आपने देखा रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन में आपने देखा कि पार्टिकल जो थे वो एवरेज से ज़्यादा फासले पर चले गए, जैसे कि ये है या ये है, तो ये आपके पास कहलाता है रेयरफेक्शन। दिस इज़ रेयरफेक्शन। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे चलते हैं। अच्छा, तो अब अगली टर्मिनोलॉजी जो है हमारी वो वेव्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड है कि वेव्स की क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है रिफ्लेक्शन, सेकंड है रिफ्रैक्शन और थर्ड है डायफ्रैक्शन। तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन को समझते हैं। रिफ्लेक्शन को समझने के लिए सबसे आसान तरीका आपके पास शीशा है। शीशा अगर आपने देखा हो, जिससे आमतौर पर आप शरारत करते हैं, जब आप शीशे को किसी रोशनी के सामने या धूप सूरज के सामने रखते हैं तो सूरज की लाइट उससे टकराने के बाद आगे जा कर कहीं पे लग रही होती है, तो हम उसको डायरेक्शन दे के दूसरे की आंखों में मार के उनको तंग कर रहे होते हैं। तो ये सिंपल से एक रिफ्लेक्शन का फिनोमेना है। इसमें होता क्या है कि कोई भी वेव, अब जो सूरज की रोशनी है वो भी बेसिकली वेव्स की शक्ल में होती है, तो कोई भी वेव जो है वो क्या करती है, बाउंसिंग बैक, टकरा कर वापस जाना। या मिसाल के तौर पर आपके पास एक बॉल है, आप उसको ज़ोर से दीवार पे हिट करेंगे तो वो टकरा कर वापस आपके पास आ जाएगी, तो बाउंसिंग बैक इसको कहते हैं। तो किसी भी चीज़ का टकरा कर वापस आना, और हम बात किसी कर रहे हैं वेव्स की, तो वेव का टकरा कर वापस आना कहाँ से, स्ट्राइकिंग अदर मीडियम, किसी दूसरे मीडियम से टकरा कर वापस सेम मीडियम में आना। अब सेम मीडियम और अदर मीडियम क्या है, रोशनी आपके पास आ रही है हवा में, आपने सामने शीशा रख दिया, तो पहला मीडियम हवा था, दूसरा मीडियम आपका शीशा था। तो हवा से वो आई, शीशे के साथ टकराई, तो मीडियम चेंज हुआ, उस मीडियम की सरफेस के साथ टकराने के बाद वो वापस कहाँ गई, हवा में गई। इसी तरह आपकी बॉल है, वो हाफ फेंकोगे हवा में जाएगी, जाने के बाद वो दीवार से टकराएगी। दीवार से टकराना मतलब आगे मीडियम चेंज हो गया, फिर टकरा कर वापस आ जाना, वापस कहाँ से आएगी, हवा से होती हुई आएगी। तो ये सिंपल सा रिफ्लेक्शन का फेनोमेना है कि जब कोई भी चीज़ या कोई भी वेव अपने मीडियम में जिसमें वो जा रही है उस मीडियम से वो जाए और दूसरे मीडियम के साथ टकरा कर वापस अपने मीडियम में आ जाए, तो ये आपके पास कहलाता है रिफ्लेक्शन। दूसरा है आपके पास रिफ्रैक्शन। इसमें क्या हुआ, जिस मीडियम में थी टकराने के बाद उसी मीडियम में आ गई। इसका उलट क्या हो सकता है, गेस करें कि जिस मीडियम में थी उससे निकलकर दूसरे मीडियम में चली गई। तो यही बात है, वेव इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाना, यह आपके पास क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। अब ये कैसे होगा, ये होगा आपके पास गिलास, सिंपल जो है ट्रांसपेरेंट गिलास जिससे आपको आर पार दिखाई देता है, ये आपके पास रिफ्रैक्शन का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन है जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। जो पानी का गिलास है, आप पानी उसमें डालते हैं और आप उसमें देखते हैं आपको चीज़ पानी नज़र आ रहा होता है। पानी या कोई भी चीज़ आपको नज़र तब आती है जब उससे निकलने वाली रेज़ आपकी आंखों में जाएं, तो आपका माइंड उसकी इमेज बनाता है। तो गिलास में जो पानी गिलास के अंदर है वो आपको तभी नज़र आएगा जब उसमें से वेव्स निकलेंगी। वो वेव्स कहाँ से होती हुई निकलेंगी, गिलास से होती हुई निकलेंगी। एक मीडियम गिलास है, दूसरा मीडियम एयर है, तो वेव्स एयर से होती हुई गिलास में जा रही हैं या गिलास से होती हुई एयर में आ रही हैं। या इसी तरह आप खिड़की से या शीशे से बाहर देखते हैं, जो दूसरी साइड से पॉलिश नहीं होता, एक मिरर होता है, एक गिलास होता है, तो गिलास से आर पार आप देखते हैं, तो आपकी आंखों से जो रेज जा रही हैं या दूसरी तरफ से जो रोशनी आ रही है, जिस तरह खिड़की से सूरज की रोशनी आती है, इस तरीके से एक वेव का एक मीडियम से निकलकर दूसरे मीडियम में चले जाना आपके पास रिफ्रैक्शन होता है। तो अगर आप बॉल की मिसाल लें तो बॉल की मिसाल ऐसे ही होगी कि आप बॉल फेंकी और दीवार में कोई सुराख था तो उस सुराख से आर पार चली गई, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में दाखिल होना, ये आपके पास है रिफ्रैक्शन। और इसमें
एक चीज़ पे असर पड़ता है, वो क्या होता है, वेव की जो डायरेक्शन है वो थोड़ी सी तब्दील हो जाती है। ये लाइट के चैप्टर में आपको मज़ीद क्लियर होंगे क्योंकि वहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट भी है, उम्मीद है आपको स्कूलों में करवाया जाएगा, तब आप इन चीज़ों को मज़ीद अच्छे से समझेंगे। तीसरा है डायफ्रैक्शन। डायफ्रैक्शन आपके पास क्या है, स्प्रेडिंग ऑफ वेव। स्प्रेड का मतलब होता है फैल जाना। जब कोई वेव फैल जाती है कहाँ पर, ऑब्स्टेकल के पास, नियर एन ऑब्स्टेकल, मतलब कोई भी रुकावट। मिसाल के तौर पर ये वेव्स आ रही हैं, आपने क्या किया, इनके रास्ते में एक पत्थर या कोई भी एक चीज़ लाकर रख दी। अब हो गया क्या, ये वेव्स आएंगी, इसके साथ टकराने के बाद रुक तो नहीं जाएंगी क्योंकि उनके अंदर फोर्स है, तो वो इस साइड पे फैलेंगी, तो ये भी इधर फैलेंगी और रास्ता ढूंढेंगी आगे जाने का। इसी तरह वेव आएगी, इसके साथ टकराएगी और इस साइड फैलेगी। जिस तरह आप अगर बीच पर गए हो समंदर पर, तो वहाँ पे आप जब साहिल पे खड़े होते हैं तो पानी की लहरें आती हैं, आपके टांगों के साथ टकरा के टांगों से साइड से होकर निकल जाती हैं। तो सेम वही फेनोमेना है कि कोई जब किसी भी वेव्स के सामने कोई रुकावट आती है तो उसके साथ टकराने के बाद फैल जाती हैं, तो ये आपके पास डायफ्रैक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपको थोड़ा डायग्राम से भी दिखा देते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक वेव आ रही है, लाइट है या कोई भी एक वेव है, मिसाल लेज़र लाइट आप ले लें, ये आगे शीशा है जिसकी एक साइड पॉलिश है, मिरर, जिससे आप पार पार नहीं देख सकते, ये उस पर टकराएगी, तो टकराने के बाद क्या होगा, दूसरी तरफ वापस सेम मीडियम में, ये मीडियम आपका एयर है और ये आपका मिरर है, तो ये आपका फर्स्ट मीडियम जहाँ से वेव आ रही है, मिरर आपका सेकंड मीडियम है जिसके साथ वो टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ, वापस फर्स्ट मीडियम में चली गई। अब अगर ये जो शीशा है ये पॉलिश ना हो, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये एक आपके पास शीशा है थोड़ा मोटा, अब ये वेव आई यहाँ पे टकराई, ये आपका फर्स्ट मीडियम। अब तो पॉलिश तो नहीं है तो टकरा कर वापस नहीं आएगी, आर पार जा सकती है, तो ये इसमें इंटर हो जाएगी, और इंटर होने के बाद क्या होगा, दूसरी साइड से बाहर निकल जाएगी। अब अगर आप गौर करें तो मैंने जो लाइंस बनाई हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी हैं। इसकी वजह क्या है, ये सेकंड मीडियम, अगर आप इसको फ़िलहाल छोड़ दें, फर्स्ट मीडियम से गई सेकंड मीडियम में, फर्स्ट मीडियम आपका क्या था, एयर था, सेकंड आपका गिलास है। मैंने आपको कहा था कि क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो ये फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में दाखिल हुई तो थोड़ी सी टेढ़ी बनाई। अब डायरेक्शन चेंज क्यों हुई, उसकी वजह क्या है, अब आप अगर गौर करें तो ये आपके पास एयर है, और एयर में आपको पता है पार्टिकल जो है वो दूर दूर होते हैं क्योंकि ये गैसेस का मिक्सचर है, जबकि गिलास क्या है, एक सॉलिड चीज़ है, और सॉलिड में आपको पता है प्रॉपर्टी क्या है उसके, उसके पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो इन पार्टिकल से क्लोज होने की वजह से इस वेव को दूसरे मीडियम में ट्रेवल करने में रुकावट पैदा होगी, और इस रुकावट की वजह से उसकी स्पीड भी स्लो होगी और उसकी डायरेक्शन पर भी असर पड़ेगा। इसी तरह अगर ये सिर्फ गिलास के अंदर होती, हम इसको छोड़ दें और गिलास से बाहर निकालें, तो गिलास से बाहर निकलने पर क्या होगा, अब ये आपका फर्स्ट मीडियम बन जाएगा, ये सेकंड बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अब ये डेंस मीडियम है, यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा क्लोज हैं और बाहर जो है वो पार्टिकल्स दूर हैं, ये इसका उलट हो जाएगा। यहाँ पर लाइट मीडियम से डेंस मीडियम में गई थी, पार्टिकल दूर दूर थे, तेज़ी से आ रही थी, यहाँ पर पार्टिकल करीब थे, स्लो हो गई। जब इससे बाहर निकलेगी तो वापस इसको खुली जगह मिलेगी और वो तेज़ी से आगे स्पीड फिर से इसकी चेंज हो जाएगी।
यहाँ पर स्पीड कम हो रही थी इसमें जाते हुए, यहाँ से निकलते हुए स्पीड वापस तेज़ हो गई, लेकिन डायरेक्शन अभी भी चेंज हो रही है। सिंपल सी मिसाल इसकी क्या लें, आप रोड पे जा रहे हैं तेज़ी से, आगे ट्रैफिक आ गया, आप स्लो हो गए, जैसे ही ट्रैफिक ख़त्म हुआ आप फिर से स्पीड में जाने लग गए। तो इसमें आप देखें तो डायरेक्शन भी आपका थोड़ा सा आ रहा है कि जब यहाँ पर पार्टिकल करीब हैं तो उसको रुकावट की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। होप आपको ये सब क्लियर होगा। कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।